नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ इस चर्चा में स्वागत है। आज का विषय कोरोना काल और रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस हैं। तो कोरोना काल में ऐसी कौन सी विधियां हैं जो फिर से रेलेवेंट हो गई हैं, या ऐसी कौन सी नई विधियां हैं जिनको एप्लीकेबल करके इस संकट से निपटने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं। तो अगर हम इन्हें देखें तो दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो आज हम ये चर्चा करेंगे महामारी अधिनियम या द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का, और उसके अलावा कुछ और लीगल प्रोविजंस जो आईपीसी में हैं और इस कोरोना के काल में फिर से रेलेवेंट हो गए हैं या बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि इस वैश्विक आपदा के काल में हमारे जनजीवन की सामान्य जो दिनचर्या था पूरी तरह से बदल गई है। यातायात के नियम बदल गए हैं, बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया गया, और इन्फेक्शस डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए जो हमारी दिनचर्या थी उसमें बहुत सारी रोक लगाई गई, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो ये सारे जो प्रशासनिक कृत्य हैं, इनके पीछे कौन सी विधियां हैं या इन्हें ये विधिक शक्ति कहाँ से मिलती है, इसको समझने का एक प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 या महामारी अधिनियम। हालांकि ये अधिनियम बहुत ही पुराना है, 100 साल से पुराना, लेकिन आज के समय में ये बहुत रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार के जितने भी कृत्य हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैं, उनके पीछे यही महामारी अधिनियम है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये एक्ट बहुत ही संक्षिप्त एक्ट है, मात्र 4 सेक्शन इसमें दिए हुए हैं, और सेक्शन 2 जो है वो ये बताता है कि राज्य सरकार को ऐसी आकस्मिकता के समय में जो आपदा की स्थिति है उसमें विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने का पावर है, और साथ ही ऐसे आपदा को रोकने के लिए, ऐसे आपदा के प्रबंधन के लिए, ऐसे महामारी को फैलने से रोकने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का भी पावर है। तो जितने भी आप रूल्स रेगुलेशन देख रहे होंगे कि प्रदेश सरकार के बन रहे हैं या आपके सामने भी आ रहे हैं, वो इसी अधिनियम से शक्तियों को लेते हुए बनाए गए हैं। तो इन शक्तियों का उपयोग करके विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, या और भी रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी जीवनचर्या में लगाई गई है, उन सब के पीछे द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है। इसके बाद अगर आप देखिए कि अगर इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है या जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको नहीं माना जा रहा है, तब कैसी सजा का या क्या पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो इसकी धारा 3 जो है, सेक्शन 3, ये प्रावधान करती है कि यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के उपयोग के बाद बनाए गए रूल रेगुलेशन का कोई उल्लंघन होता है तो ऐसा उल्लंघन धारा 188 आईपीसी, सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और उसी के अनुसार दंडनीय होगा। उसके बाद इसी एक्ट की धारा 4 जो है ये प्रोटेक्शन देती है इनके राज्य सरकार के कर्मचारियों को या ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज़ को जो बोनाफाइड एक्शन में कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें एक संरक्षण का भी प्रावधान धारा 4 सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो चलिए हम देख लें आईपीसी की धारा 188 क्या प्रावधान करती है। बेसिकली धारा 188 आईपीसी का जो है वो जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको किसी एक्शन को लेने को या किसी एक्शन को रिस्ट्रेन करने का पावर देती है। तो अपने इस पावर के एक्सरसाइज में यदि उन्हें कोई व्यक्ति रोकता है या डिसओबीडियंस करता है तो ऐसी स्थिति में 1 माह की सजा या फाइन या दोनों किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस तरह की डिसओबीडियंस से, ऐसी अनुज्ञा से किसी की पब्लिक सेफ्टी या हेल्थ को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में यह सजा 6 माह की और जुर्माना 1000 रुपये तक का हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि एक एक्सटेंशन की व्यवस्था की गई है इस एक्ट में, यानी कि अगर आप राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपका किया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है
और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस एक्ट को ज़्यादा प्रभावी ढंग से एप्लीकेबल करने के लिए इस तरह से जुर्माने और सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस आपदा की घड़ी में बहुत सारे आईपीसी के प्रावधान भी रेलेवेंट हो जाते हैं जो पब्लिक सेफ्टी या हेल्थ से संबंधित हैं। जैसे सेक्शन 269 आप देखिए, ये पब्लिक न्यूसेंस की बात 268 सॉरी पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। और पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति में जहाँ पे आप पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं या पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुँचाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ हो सकती है। धारा 269 स्पेसिफिकली ये प्रावधान करता है कि अगर आप किसी इन्फेक्शस डिजीज को स्प्रेड करते हैं नेग्लिजेंटली भी, तो भी आपको सजा हो सकती है 6 महीने की या फाइन हो सकता है। इसी के अलावा धारा 270 जहां 269 में नेग्लिजेंट एक्ट यूज किया है, 270 में मैलिग्नेंट यूज किया है, यानी विद्वेष पूर्वक, यानी जानबूझ के अगर आप किसी इन्फेक्शस डिजीज को फैलाते हैं तब आपको 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोविजंस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उसमें पर्याप्त सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया है ताकि इस तरह के इन्फेक्शस डिजीज को स्प्रेड करने से रोका जा सके। तो ये सारी जानकारी विधि के क्षेत्र में होने के कारण हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाती है और ऐसे भी स्टूडेंट्स के लिए भी आवश्यक हो जाती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जानकारी आज हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए भी आवश्यक है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा समाज सुधर सके, स्वस्थ रह सके। इन्हीं बातों के साथ आज की बात हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य ऐसे ही विधिक बिंदुओं पे हमारी चर्चा चलती रहे। धन्यवाद।